थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज तो बड़ी बड़ी ख़बरें हैं। अखबारात और टीवी चैनल्स को समझ नहीं आ रही कि कौन सी हेडलाइन लगाएं, कौन सी सुर्खी। कितनी हेडलाइनें, कितनी सुर्खियां, हर बात से सुर्खी निकलेगी। तुम कितनी सुर्खियां ढूंढोगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फ़ौज के तर्जुमान ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तवील अरसे के बाद की है। बहुत सारे सवालात इकट्ठे हो चुके थे और जिस खूबसूरती और तरतीब के साथ फ़ौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात किए जाते हैं तो कोई सवाल रह नहीं जाता। हर इशू के ऊपर हर सहाफ़ी को बात करने का मौका भी मिलता है और सवाल करने का भी मौका मिलता है। और माशाल्लाह जितनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस फ़ौज के तर्जुमान की होती है, किसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने तरतीब से और इतने नपे तुले और इतने तैयार शुदा सवालात कभी नहीं पूछे जाते। बहरहाल अच्छी बात है। और आज तो ख़ास तौर पे फ़ौज के तर्जुमान ने ये मेहरबानी भी की कि सबको कहा कि आज आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और कुछ भी पूछ सकने से मुराद इसका मेरे ख़्याल में नाजायज़ फ़ायदा उठाया बहुत सारे सहाफ़ियों ने और उन्होंने सियासी नोयत के सवाल भी किए। हालांकि फ़ौज के तर्जुमान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी कई बार कहा कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, मगर जब सवाल हो जाए तो फिर सियासत में घसीटना तो पड़ता ही है, कोई घसीटे या ना घसीटे। और वही हुआ। फ़ौज के तर्जुमान ने, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ज़बरदस्त किस्म के हर सवाल का बड़े ही जमहूरी अंदाज में और आइन और कानून की बालादस्ती को मद्देनज़र रखते हुए तमाम उन सवालों के जवाब दिए जिसमें सियासत की खुशबू भी आती थी। तो बहरहाल जी, सबसे अहम जो उन्होंने एक तनाज़ा तकरीबन हल कर दिया। और आप ये देखें कि अगर फ़ौज के तर्जुमान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो वो इतना बड़ा तनाज़ा कभी हल ना होता। ना किसी वज़ीर आज़म के कहने पे हल होता, ना किसी साबिक़ वज़ीर आज़म के कहने पे ये हल हो रहा था, ना किसी वज़ीर के कहने पे हल हो रहा था। वज़ीर और वज़रा तो अब है भी नहीं, शायद अभी तक उनकी अब ज़रूरत भी नहीं। और वैसे भी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो 3-4 दिन और भी अगर काबीना ना बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल तो वो तनाज़ा आज हल हो गया, मीडिया के लिए भी हल हो गया। और वो तनाज़ा था गैर मुल्की साजिश के उस इल्ज़ाम का जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने लगाया था और फिर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने दोहराया था और जो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो थे उसकी तरदीद कर रहे हैं। और साबिक़ लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ उसकी पहले से ही तरदीद कर रहे थे, मगर ये मसला हल नहीं हो रहा था। और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तो पेशावर के जलसे में इन इल्ज़ामात को दोहरा दिया। और हत्ता कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, जिनकी उस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया था, जिसमें गैर मुल्की साजिश का जिक्र था और अदम एतमाद को उससे जोड़ा गया था, उन्होंने भी पेशावर के जलसे में भरपूर अंदाज से एक बार फिर ये कहा कि अदम एतमाद की तहरीक जो थी वो एक गैर मुल्की साजिश थी। मगर आज फ़ौज की क़यादत ने वाज़ेह अंदाज में, ठोस अंदाज में, और मैं ख़ास तौर पे फ़ौज के तर्जुमान को ख़राज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ कि ऐसे ज़बरदस्त तर्जुमान हैं कि फ़ौज का जो भी मौक़िफ़ होता है वो ऐसे नपे तुले अल्फाज में और ऐसे खूबसूरत सवालात के जवाब में वाज़े कर देते हैं कि जो शायद हर तर्जुमान के बस की बात नहीं। वो तो शुक्र है कि हमें एक अच्छे तर्जुमान मिले। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर वो पहले वाले हमारे मोहतरम तर्जुमान होते, मेजर जनरल आसिफ गफ़ूर, तो वो क्या कहते, वो किस तरह कहते हमें सियासत में ना घसीटें, हम तो कभी सियासत नहीं करते। बहरहाल अच्छा हुआ तर्जुमान बदले और साथ में बज़ाहिर पॉलिसी भी बदल गई है, क्योंकि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार अब बार बार कह रहे हैं कि अब हमें कोई बताए कि हमने किसी बाई इलेक्शन में कोई मुदाखलत की हो तो आप बताएं, किसी बल्दियाती इलेक्शन में हमने मुदाखलत की हो तो आप बताएं। तो ये अब जो पॉलिसी बदली है और अब जो नए तर्जुमान आए हैं तो हमें यकीनी तौर पे अब आहिस्ता आहिस्ता एतबार होता जा रहा है कि फ़ौज अब सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही। मगर अभी भी अगर कोई उनको घसीट ले या उनको जाके दरवाज़ा खटखटा के फ़ौज के सरबराह के दफ्तर में चला जाए तो अब इसमें उनका क्या कसूर है। और यही इस बात का इजहार जो है वो मौजूदा फ़ौज के तर्जुमान ने भी किया है। तो हम आगाज़ करते हैं उस तनाज़े के हल से जो आज हल हो गया है फ़ौज के तर्जुमान से। सबसे पहले तो फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि
वो जो गैर मुल्की साजिश का हवाला था, उनसे जब सवाल हुआ कि ये गैर मुल्की साजिश बार बार इसको दोहराया जा रहा है, अदम एतमाद की तहरीक को जोड़ा जा रहा है, तो फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि वो पहले ही उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था उसका जो एलामिया आया था तो उसमें हमने कह दिया था कि ये मुदाखलत हुई है और उसकी हमने मजम्मत भी की थी। जो अल्फाज इस्तेमाल किए फ़ौज के तर्जुमान ने, उन्होंने कहा कि अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में दिया गया है, उस एलामिया में, जिसमें सर्विसेज चीफ भी जिस मीटिंग में शामिल थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ भी और DGI भी, और उस मीटिंग में वो मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में दिया गया है। मीटिंग के अंदर क्या हुआ वो मैं नहीं बता सकता, ज़ाहिर बात है फ़ौज के तर्जुमान तो मीटिंग में मौजूद नहीं थे और वो बड़ी खुफिया होती है, और जो एलामिया जारी हुआ है वो वाज़े तौर पे मीटिंग में जो एलामिया जारी हुआ है वही हमारा मौक़िफ़ है, और खुफिया इदारे दिन रात इन साजिशों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। हम बड़े मुस्तैद हैं, और अगर कोई साजिश करेगा तो वो कामयाब नहीं होने देंगे हम उसको। और उन्होंने हल्का सा फिर कहा कि एलामिया में वैसे कोई साजिश का लफ्ज़ का ज़िक्र नहीं था। तो फिर उन्होंने ये कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की उस मीटिंग की जो तफसीलात हैं, जो मिनट्स हैं, उनको भी पब्लिक कर सकती हैं। और अब जो पार्लिमानी कमेटी बुलाने की बात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से, तो जब पार्लिमानी कमेटी या कौमी असम्बली की जो कमेटी वो हमें बुलाएंगे तो हम उसमें भी जाएंगे और हम उसमें भी वही इनपुट देंगे जो पहले हमने इनपुट दी थी। अब ये इनपुट कैसे तैयार हुई थी, तो इस हवाले से भी ये एक सवाल हुआ कि ये जो सफारती केबल होती है ये कितनी सीक्रेट होती है और इसका तरीक़ाकार क्या होता है इन सफारती केबल्स को। तो उसके जवाब में पाक फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि ये एक साइफ़र होता है, ये बड़े खुफिया डॉक्यूमेंट होते हैं, खुफिया अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए गए होते हैं, और जो मुतलका इदारे होते हैं उनका, जैसे DGISI हैं या मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट हैं, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये तमाम सफारती केबल्स जाती हैं जो मुतलका लोग होते हैं। और ये केबल जो है ये कौमी सलामती के मतलब जितने भी इदारे हैं उनको मौसूल होता है, और जो ही उन इदारों तक ये केबल इस तरह की कोई पहुँचती है तो वो उस पर फ़ौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर करना शुरू हो जाते हैं। और इसी बुनियाद पे हम लोगों ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी हमने अपनी राय दी, अपना इनपुट दिया था और अपना मौक़िफ़ दिया था, क्योंकि ये केबल हमारी नज़र से भी गुजरी थी और ये केबल हमारे पास भी आई थी। आगे जाके एक और सवाल हुआ कि अगर केबल साजिश नहीं थी, अगर ये इसमें साजिश का लफ्ज़ कमेटी के एलामिया में इस्तेमाल नहीं हुआ और आपके ख़्याल में साजिश नहीं भी थी, तो फिर ये एहतजाजी मुरासला क्यों दिया गया अमरीकी जो चार्जी अफेयर्स थे। तो इस पे फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि एहतजाजी मरासला जो होता है वो बहुत सारी वजूहात की बिना पे दिया जाता है। इसका ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी कोई साजिश हो और जो मुकामी लोग या सियासतदान के साथ मिल के कोई मतलब कोई उनके लिंक साबित हो। तो वो जो अल्फाज का इस्तेमाल किया था अमरीकी सफारती एहलकार ने या स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर एहलकार ने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया था, हमने उन अल्फाज की मजम्मत की थी और उस एलामिया के अंदर हमने कहा था कि ये एक ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी, वो ज़ुबान जो थी वो मुदाखलत के मुतरादिफ थी, वो एक बड़ी धमकी आमेज़ ज़ुबान थी जिसकी हमने मजम्मत की। और ये कोई तरीका नहीं होता इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना, और ऐसी ज़ुबान और ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल पर ही जो है हमने एहतजाजी मुरासला अमरीकी एहलकार को दिया था। तो जनाब अब फ़ौज के तर्जुमान के इस बयान के बाद तो ये तनाज़ा हल हो जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। मामला अब साजिश से मुदाखलत पे आ गया है। वो इस तरह के फवाद चौधरी जो साबिक़ वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं और असद उमर वो भी साबिक़ वज़ीर जो हैं, उनकी जो ट्वीट्स आई हैं वो अब ये कह रहे हैं कि चले ये तो तय हो गया कि साजिश नहीं थी लेकिन ये मुदाखलत थी। तो लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी साजिश वाला जो इल्ज़ाम है वो वापस ले लिया है, उससे वो उल्टे पाँव अब भाग गए हैं और अब वो आ गए कि नहीं साजिश अगर नहीं भी थी तो मुदाखलत तो थी। अब ये वाज़े हो रहा है
कि फ़ौज के तर्जुमान के इस बयान के बाद तहरीक इंसाफ को अब उल्टे पाँव भागना पड़ रहा है। और जो गैर मुल्की साजिश का ये होता है कि फिर साजिश में ये हो जाता है कि साजिश में एक बड़ी ताकत है और फिर उसके कारिंदे हैं उस मुल्क में, तो वो साजिश होता है। लेकिन अब वो साजिश से पीछे आ गए, अब वो कह रहे मुदाखलत कीजिए। अब भाई अगर मुदाखलत की है अमरीकी हुकूमत ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके, धमकी लगा के कि अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो ये हो जाएगा, कामयाब हुई तो ये हो जाएगा, ये अगर मुदाखलत है तो फिर इसमें तहकीकात की क्या ज़रूरत है? ये मुदाखलत तो साबित होगी उन्होंने की और आपने एहतजाज भी कर दिया। तो अब फवाद चौधरी और असम उमर कह रहे हैं साजिश नहीं हुई तो मुदाखलत तो हुई है ना। मतलब चले साजिश ना भी हो तो इस मुदाखलत की अब तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट को कमीशन बनाना चाहिए। अब इस मुदाखलत की तहकीकात में अगर मुदाखलत करने वाले के ख़िलाफ़ तहकीकात करनी है तो वो मुदाखलत तो फिर अमेरिका ने की है ना। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो अमेरिकी दफ्तर खारजा के एहलकार को तलब करेगी तहकीकात के लिए, सुप्रीम कोर्ट का कमीशन? क्योंकि मुदाखलत का इल्ज़ाम तो अमेरिकी हुकाम के ऊपर है, या फिर वो मुदाखलत का इल्ज़ाम अमेरिका पे है और तलब वो क्या शहबाज शरीफ को करेंगे या बिलावल भुट्टो को करेंगे या मौलाना फजल रहमान को तलब करेंगे कि अमेरिका ने मुदाखलत की है? तो भाई अगर अमेरिका ने मुदाखलत की है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, हमारी सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार नहीं है, वो कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? बहरहाल मामला अब साजिश से मुदाखलत पे आ गया है और आप देखें आइंदा चंद दिनों में ये मामला मुदाखलत से जो है वो मज़ीद कहाँ जाएगा। बहरहाल डिटाई की भी एक हद होती है और PTI के वज़रा ने अपने रद्द-ए-अमल से ये साबित कर दिया है कि वो अपने किसी एक बयान पे कायम नहीं रहते। इस साजिश के अल्फाज के ऊपर इस मुल्क में क्या कुछ नहीं किया इस तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उसके वज़रा ने, उसके वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने, उसके वज़रा ने, उसके डिप्टी स्पीकर ने, उसके स्पीकर ने ऐसे ख़त लहरा के पार्लियामेंट के अंदर, और अब कहते हैं अच्छा साजिश नहीं है तो चलो मुदाखलत तो होगी। इतना बेवकूफ़ है अवाम को अब क्या भेड़ बकरियाँ समझते हैं? अच्छा साजिश नहीं तो वो जो पार्लियामेंट पे हमला किया आपने, जो आइन के ऊपर हमला किया, जो आइन से गद्दारी की, वो आप साजिश के इल्ज़ाम की बुनियाद पे की और अब आप कहते हैं चलो मुदाखलत ही सही। इतनी गैर संजीदगी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तरफ से, और अब फवाद चौधरी और असद उमर कह रहे हैं चलो मुदाखलत ही होगी ना। इंतहाई अफसोस का मुकाम है। बहरहाल अच्छा हुआ फ़ौज के तर्जुमान ने ये वजाहत कर दी। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक में फ़ौज के तर्जुमान ना होते तो हमारी जमहूरियत का क्या बनता। ये तो अच्छा हुआ कि फ़ौज के तर्जुमान ने वजाहत कर दी और हमारी जमहूरी निज़ाम जो है उसको थोड़ा सा इस्तेहकाम मिला। और इस तरह के बयानात जो है वक्त के साथ साथ आते रहने चाहिए कि जमहूरियत अच्छी चीज़ है, जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए और जो रूल ऑफ़ लॉ है और जो आइन की बालादस्ती है हम उसके साथ खड़े हैं। ये यकीन दहानियाँ, ये मौक़िफ़ का इआदा बार बार होता रहे तो हमारे सियासतदानों को भी हौसला मिलता रहता है। ख़ास तौर पे जो सिविलियन हुकूमत है उसको भी थोड़ा हिम्मत पड़ती रहती है कि नहीं ठीक है अभी जमहूरियत मजबूत है, तो अच्छी बात है। तो ये मामला एक साजिश वाला मामला तो हल हो गया। अब दूसरा जो एक अहम मामला था वो बार बार फ़ौज के तर्जुमान जो कह रहे हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। अब मामला ये है कि फ़ौज के तर्जुमान जब घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और उसमें कोई 10-12 मरतबा ये कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए और उसमें 3-4 मरतबा कहते हैं कि जो अभी तक सियासत के अंदर हमने कुछ जो भी किया है, मुदाखलत तो नहीं हम कहेंगे, ना ही साजिश कहेंगे, ज़ाहिर बात है, तो वो हमने मुदाखलत नहीं की, हमें तो वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाया था। तो बहरहाल उनके इन अल्फाज के ऊपर भी हम चले जाते हैं। उन्होंने एक मौके पे कहा कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक से पहले एक मौका ऐसा आया था कि जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक इंटरव्यू के दौरान कह दिया कि फ़ौज ने मेरे सामने 3 ऑप्शन रखे थे कि या तो अदम एतमाद की वोट होगी, या आप इस्तीफ़ा देंगे, या फिर आप नए इलेक्शन करा देंगे अदम एतमाद की वोट के बाद। ये वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 3 ऑप्शन रखे गए थे। उस वक्त फ़ौज के
ज़राए से ये ख़बर चलवाई गई थी और चलाई गई थी। ज़ाहिर बात है अब वो सियासत में तो नहीं उलझना चाहते, तो वो ज़राए के ज़रिए उन्होंने कहा था कि नहीं जी ये फ़ौज ने ऑप्शन नहीं रखे थे, ये तो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म ने, ज़राए ने कहा कि ये तो ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म ने 3 ऑप्शन दिए थे और उन 3 ऑप्शन को हम मजबूरन लेके अपोजिशन के पास चले गए क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के पास और कोई मैसेंजर नहीं था। तो उन्होंने फिर आर्मी चीफ़ को और DGI को कहा कि चलें आप ही ये तजवीज़ ले जाएं। तो वो फिर वज़ीर-ए-आज़म बॉस होता है फ़ौज का, उसने हुक्म दिया तो फ़ौज कैसे ना करती। तो वो उसी तरह जो ऑप्शन थी तजावीज़ थे वो लेके वो अपोजिशन के पास चले गए कि ये जी 3 ऑप्शन हैं। तो ये ज़राए से अभी तक खबर चल रही थी पहले। आज जो उन्होंने कहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो वो अपोजिशन ने इनकार कर दिया था। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार जो फ़ौज के तर्जुमान हैं उनका ये कहना है कि वो ऑप्शंस डिस्कस हुए थे। अब पहले जो ज़राए से खबर चली थी उसमें कहा था कि ऑप्शन वज़ीर-ए-आज़म ने 3 ऑप्शन रखे थे और वो हम लेकर गए थे, मगर आज उन्होंने ये बात बताई है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनकी तरफ से आर्मी चीफ को राब्ता किया गया कि इसमें कोई बीच बचाओ कुछ करा लें, आप आके बीच में हमारी हेल्प कर दें। और ये अनफॉर्चुनेट है मगर कि सियासी क़ियादत आपस में बात नहीं करती। ये फ़ौज के तर्जुमान ने कहा ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये सियासी क़ियादत बात नहीं करती। ये बात तो सही है, इमरान खान हाथ मिलाना में नहीं चाहते अपोजिशन लीडर से, ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है। तो ऐसे में आर्मी चीफ और ISI ने DGI वो गए और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और अब उसमें उन्होंने कहा कि 3 सिनेरियो डिस्कस हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये 3 ऑप्शन दिए जैसे कि पहले ज़राए के ज़रिए जो खबरें चलाई गई थी इंटरव्यू के बाद। इसमें फ़ौज के तर्जुमान ने पहली बार ऑन द रिकॉर्ड ये बात कहा कि 3 ऑप्शंस डिस्कस हुए, जिनमें पहला था कि अदम एतमाद, दूसरा इस्तीफ़ा और तीसरा जो था वो फ्रेश इलेक्शन, अदम एतमाद की वोट वापस होने पे। तो यानी कि अब फ़ौज के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की है एज सच कि ये ऑप्शन वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी नहीं आए और ये भी नहीं कहा कि ये हमारी तरफ से आए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म एक तरफ और दूसरी तरफ आर्मी चीफ और DGI उनके दरमियान मुलाकात में ये 3 ऑप्शन डिस्कस हुए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फ़ौज के तर्जुमान कह रहे हैं कि 3 ऑप्शन डिस्कस हुए, तो ये 3 ऑप्शन आए किसकी तरफ से थे कि डिस्कस हुए? क्या ये तीनों ऑप्शन आर्मी चीफ ने दिए थे या ये तीनों ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर ने दिए थे? इसका फ़ौज के तर्जुमान ने क्लियर नहीं किया। बारह उन्होंने कहा 3 ऑप्शन डिस्कस हुए थे और जब हम ये ऑप्शन लेके अपोजिशन के पास और फिर उन 3 ऑप्शन में से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये ऑप्शन जो है मुझे एक्सेप्टेबल है, यानी कि मुझे काबिल कबूल है। अगर वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि ये तीसरा ऑप्शन जो है फ्रेश इलेक्शंस का, अदम एतमाद की वापसी के बाद, ये मुझे एक्सेप्टेबल है। जो एक्सेप्टेबल तो यही होता है ना कि कोई उसे ऑफ़र करता है तो वो एक्सेप्ट करता है। तो फिर क्या सवाल ये पैदा होता है, क्या आर्मी चीफ ने और DGI ने ये ऑप्शन वज़ीर-ए-आज़म को दिए थे कि और उसमें से वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ये तीसरे वाला ऑप्शन मैं ले लेता हूँ, ये जो फ्रेश इलेक्शन कराने वाला है, अदम एतमाद की तारीख अगर वापस हो जाए तो मैं ख़ुद फ्रेश इलेक्शन करा दूँ। तो वो ऑप्शन तीसरा जो वज़ीर-ए-आज़म ने एक्सेप्ट किया, पता नहीं किसने उनको दिया, बज़ाहिर तो आर्मी चीफ, DGI और वज़ीर-ए-आज़म में ही बातचीत हो रही थी। तो वो तीसरा ऑप्शन लेके आर्मी चीफ फिर चारों नाचार मजबूरन फिर वो अपोजिशन के पास के, एक तो इतना टाइम ज़ाया करते हैं, इतने अहम मसरूफियात में से टाइम निकाल के हमारी अस्करी क़यादत को उन्होंने ऐसे फजूल कामों के लिए बुला लिया और सियासत में घसीट लिया। हमदर्दी होती है कि हमारे जो अस्करी इदारे हैं उनकी क़यादत को इस तरीके से सियासत में घसीटा जाता है और कभी वज़ीर-ए-आज़म घसीटते हैं और फिर मजबूरन अपोजिशन से भी बात करनी पड़ती है। और वैसे भी आगे जाके फ़ौज के तर्जुमान कहते हैं कि आर्मी चीफ खुद तो किसी से जाके नहीं मिलते ना, सारे उन्हीं को आगे मिलते हैं, तो ना मिला करें, जैसे उन्होंने एक पार्लिमानी इन कैमरा सेशन में भी कहा था। तो बहरहाल ये तीसरा ऑप्शन लेके वो अपोजिशन के पास गए तो फ़ौज के तर्जुमान ने ये कहा कि
कि ये हमें अपोजिशन के पास लेकर आए, तो आर्मी चीफ पीडीएम के पास लेकर गए, उनके सामने गुजारिश रखी। तो कोई ऑप्शन जो है वो अपोजिशन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं, अब जिस तरह मामला चल रहा था मैं बात का उसी तरह चलेगा। तो फ़ौज के तर्जुमान कहते हैं कि कोई ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना हमने रखा, ना हमने दिया, ना रखा गया। अब एक दफ़ा फिर कह रहे हैं कि हमने कोई ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन ये भी नहीं कह रहे कि ये ऑप्शन वज़ीर आज़म ने दिया। ऑन द रिकॉर्ड फ़ौज के तर्जुमान ने ये नहीं कहा कि ये ऑप्शन वज़ीर आज़म ने दिए, और फिर साथ कह रहे हैं हमने नहीं रखे। तो फिर किसने ये 3 ऑप्शन रखे? क्या किसी तीसरी कुव्वत ने किसी पर्ची पे लिख के वो दरमियान में रखे हुए थे और दोनों फ्रीकें ने कहा नहीं ये तो बड़े अच्छे ऑप्शन हैं, इन पे हम डिस्कस कर लेते हैं? तो इस चीज़ की थोड़ी सी वजाहत रहती है, और ये वजाहत जो है मेरे ख्याल में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तो आप शायद करने की पोजीशन में मज़ीद नहीं हैं। उसके बाद यही कहा जा सकता है कि फ़ौज के तर्जुमान ने 8-10 दफ़ा ये कहा कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, और फ़ौजी अड्डों के हवाले से भी उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा था कि अगर अमेरिका मांगेगा तो एब्सोल्युटली नॉट। तो हम तो एग्री करते हैं, अगर अमेरिका मांगता तो ऑब्वियसली फिर हमारी भी यही पोजीशन होती। तो वह एब्सोल्युटली नॉट जो था वो इतना भी एब्सोल्यूट शायद नहीं था, और वो कंडीशनल था कि अगर अमेरिका मांगेगा तो इसलिए उन्होंने कहा कि एज सच कोई अड्डे मांगे नहीं गए। ये मामला भी क्लियर हो गया। फिर वो सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है, मगर इसके ऊपर कार्रवाई करना हुकूमत वक्त का काम है। और जब हम कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं कि देखें जी अपने आइनी हदूद से बाहर निकल रहे हैं। बात तो दुरुस्त है, हुकूमत वक्त का ये काम है, मगर जो हुकूमत वक्त है उसको आइन और कानून के मुताबिक ही काम कर सकती हैं। आखिर में मैं ये कहूँगा कि दुरुस्त का मसला अफवाज ने कि वो जमहूरी अमल चाहती हैं पाकिस्तान में, और जमहूरियत को वो हमेशा सपोर्ट करते रहेंगी। और उन्होंने कहा कि हम पे जो भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं उनका कोई सबूत जो है वो पेश नहीं करता रहा कि ये सियासत में हम मुदाखलत करते हैं। वैसे सबूत से मुझे याद आया, वो मैरियट होटल में वो खालिद मकसिद साहब से मैंने एक सवाल किया था। तो उन्होंने कहा था आप शर्माते क्यों हैं, कहें ना कि फ़ौज ने, हाँ वो हमारी फ़ौज है, कोई इंडिया की फ़ौज तो नहीं, हमने उसके कहने पे बलूचिस्तान हुकूमत कराई थी। मगर ये सबूत तो नहीं हो सकता ना, ये सियासतदान की गवाही कोई सबूत तो नहीं होती ना। सबूत होती है कोई सीनियर बंदा, सियासत का जो जिसको कहते हैं भगवान पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, वो कौन हो सकता है? या कोई साबिक़ फ़ौजी डिक्टेटर हो सकता है, उसकी गवाही मानी जाए, या फिर कोई बहुत सीनियर रिटायर्ड जनरल हो या आर्मी चीफ हो, उसकी गवाही। अब एक खालिद मकसी बलूचिस्तान के एक सियासतदान है, वो कह रहे हैं कि हाँ फ़ौज के कहने पे बलूचिस्तान हुकूमत गिराई थी। अब ये सबूत तो शायद नहीं हो सकता। तो सबूत तो खैर बहुत होते हैं, बार बार एविडेंस जिस तरीके से मांगा जाता है, तो इससे बड़ा एविडेंस क्या होगा कि 1-1.5 घंटे की फ़ौज के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और मीडिया वाले जो हैं उसको बराह रास्त पूरा लाइव दिखा रहे हों, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही बहुत सारे तनाज़े जो हैं वो हल हों और बहुत सारे मसाइल हल हों। तो इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है? मेरे ख़्याल में न्यूट्रलिटी जो है, और जो वो एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी किसी इदारे की नहीं हो सकती। न्यूट्रलिटी एक आइनी ज़िम्मेदारी है, एक आइनी ऑब्लिगेशन है, और बल्कि न्यूट्रलिटी भी नहीं, अगर आइन और कानून की बालादस्ती की जब हमारे मोहतरम फ़ौज के तर्जुमान बात करते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि आइन के अंदर फ़ौज के लिए लफ्ज़ न्यूट्रलिटी का इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही आइन के अंदर ये कहा गया है कि फ़ौज जमहूरियत को मजबूत करेगी, क्योंकि हमारे फ़ौज के तर्जुमान का ये बहुत फेवरेट वर्ड है, और माजी में भी जो तर्जुमान रहे हैं उनका ये पसंदीदा जुमला होता था कि हम जमहूरियत को मजबूत करेंगे। भाई आप कुछ भी ना करें, और यही आपसे सज़ा है। ख़ास तौर पे आप जमहूरियत को मजबूत ना करें, आप सिर्फ अपने काम से काम रखें और जमहूरियत को मजबूत ना करें। और अगर आप कहते हैं
कि अवाम और फ़ौज के अंदर गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं। ये गलत फहमियाँ यकीनी तौर पे पाकिस्तान के दुश्मन पैदा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। भारतीय जासूस पैदा करते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो NDS है, जो रॉ है, वो पैदा करती है, कोई शक नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रोपेगेंडा होता है। मगर ज़्यादा गलत फहमियाँ तब पैदा होती हैं कि जब हमारे इदारे के अंदर जनरल मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर हों, और फिर जब आप कहते हैं कि 70 साल से कोई ये गलत फहमियाँ पैदा नहीं कर सका, तो मेरे ख्याल में तारीख़ी एतबार से ये बात भी दुरुस्त नहीं है। फील्ड मार्शल अयूब खान की 10 साला इक़्तिदार के बाद, एक फ़ौजी दौरे हुकूमत के बाद, भारत और उसके जासूस इदारे वो बांग्लादेश के अवाम में और पाक फ़ौज के बीच गलत फहमियाँ पैदा करने में कामयाब हुए थे। तो हमें माजी से आंखें नहीं चुरानी चाहिए, हकीकत से आंखें नहीं चुरानी चाहिए, और हमें आइंदा के लिए ज़्यादा मुतहरक होना पड़ेगा। और इस काम में हम बिल्कुल अपनी अफवाज पाकिस्तान और खुफिया इदारों के साथ हैं कि अवाम में और फ़ौज के दरमियान कोई खलीज पैदा ना कर सके। मगर ये हमें याद रखना चाहिए कि हमारे आइन और कानून के मुताबिक फ़ौज और अवाम बराह रास्त उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आइन के मुताबिक जो अवाम की मुंतखब हुकूमत है वो फ़ौज का दिफा करती है, और वो फ़ौज को आइन के मुताबिक कमांड एंड कंट्रोल करती है। अफवाज पाकिस्तान बराह रास्त अवाम के साथ उस तरह राब्ते में नहीं रह सकते जिस तरीके से ये तवक्को की जा रही है या ये बयानिया बनाया जा रहा है कि अवाम जो हैं वो फ़ौज के साथ हैं। अवाम की हुकूमत, जो मुंतखब हुकूमत है, जो वफाकी हुकूमत है, वो फ़ौज को कमांड एंड कंट्रोल करती है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज फ़ौज के मुअज़्ज़ज़ तर्जुमान ने की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर दिफ़ा को करनी चाहिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करनी चाहिए, सेक्रेटरी दिफ़ा को करना चाहिए, और ताकि फ़ौज के बावर्दी अफसरान को पब्लिक में आने की ज़रूरत ना पड़े। वो सिर्फ उस सूरत में आएँ जब कोई मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो रही हो। मगर लगता ये है कि अब तो फ़ौज को सियासत में आने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दिफ़ा और बहुत सारे मामलात जो हैं वो ऑलरेडी अब इस मौजूदा हुकूमत के दायरा कार से बाहर जा चुके हैं। अब तो लगता यूँ है कि शहबाज शरीफ साहब एक दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, हमें मेट्रो बस चलाने दी जाए। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।